इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। आवाज आना चाहिए, गूंजना चाहिए। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, सायंकालीन शंका समाधान का यह सत्र टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घर पर बैठे हुए देख रहे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तजनों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, पूज्य महाराज श्री की प्रातःकालीन मंगल देशना का आगाज हो चुका है और 2 दिन से आप लगातार सुन रहे हैं कि आप अपने जीवन में भावना योग के माध्यम से किस प्रकार से आपके अंदर जो नकारात्मकता है उसका हल ढूंढ सकते हैं। और यह प्रातःकालीन प्रवचन का विषय भी यही है, भावना योग से नकारात्मकता का हल। बंधुओं, अभी तक अनेक प्रवचन श्रृंखलाएं चली हैं। महाराज श्री ने भी हिंदी के अक्षरों पर अनेक प्रवचन श्रृंखलाएं दी हैं। ककहरा जीवन का, अंग्रेजी पर भी दी है, ABCD जीवन की बहुत प्रवचन श्रृंखलाएं हुई, अनेक साधुओं की भी प्रवचन श्रृंखलाएं हुई, लेकिन वे 7 दिन, 1 महीने, महाराज श्री की 40-45 दिन की श्रृंखलाएं हैं, 16 कारण भावनाओं पर भी। पर बंधुओं, ये एक विशेष श्रृंखला है जो लगभग 1 साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रवचन की श्रृंखला है भावना योग के ऊपर। जितने भी हिंदी के अक्षर हैं, लगभग 40 से 42 अक्षर, उन पर महाराज श्री एक एक अक्षर पर 10-10 अनुमानित प्रवचन, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमानित एक अक्षर पर लगभग 10 दिन तक महाराज श्री की मंगल देशना होगी। अभी अ अक्षर पर आप 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं, अहंकार के नेगेटिव पॉइंट को अपने जीवन से अलग करने के लिए। और आज आपने सुना असंतोष को आप कैसे संतोष में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले समय में ये प्रवचन श्रृंखलाएं आपको लगातार मिलेंगी। और बंधुओं, ये सिर्फ उपदेश नहीं है, इसके साथ साथ में प्रैक्टिकल है, क्योंकि महाराज श्री लगभग 35 मिनट प्रवचन के बाद 10 मिनट का भावना योग प्रैक्टिकल रूप में कराते हैं और साथ में अभ्यास देते हैं कि 24 घंटे में आप अपने इस विषय को अभ्यास अपने जीवन में लाएं। आप कैसे अहंकार को भगाएं, कैसे असंतोष को भगाएं। तो मैं एक बार आपके लिए, और जो लोग चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे लोग भी समय को सेट करिएगा। प्रातः 8:35 से 9:25 तक आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, आप रास्ते में हो, लेकिन कहीं पर भी हो, आज मोबाइल में सारी दुनिया समेट करके आ गई है, तो आप अवश्य महाराज श्री का प्रातःकालीन प्रवचन सुनिएगा। और साथ ही साथ में
जैसे कि पहले दिन कहा था कि आप कागज पेन अपने हाथों में लेकर के रखिएगा, पता नहीं उस दिन के प्रवचन में कौन सा पॉइंट आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हो, आपके जीवन से नकारात्मकता खत्म हो। और बंधुओं, अभी तक अनेक भावना योग आपको YouTube पर मिलेंगे, लेकिन ये 400 से ज्यादा प्रवचनों में 400 प्रकार का भावना योग है। आप स्वयं कल्पना कीजिए आपके अंदर कितनी नकारात्मक है, अहंकार, असंतोष, आने वाले और जो जो विषय होंगे, इतने प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन से निकालने के लिए उतने प्रकार का भावना योग, प्रत्येक दिन जो भी विषय रहेगा उसी प्रकार का भावना योग आपके लिए मिल रहा है। आप अपने जीवन में से कैसे उसे निकाल सकते हैं, इसलिए आप कागज पेन अवश्य लेकर के अपने घरों पर बैठिएगा, समय को सेट करिएगा। और भोपाल में जो लोग यहां पर हैं, मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आपके मोबाइल्स में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन पर आप मैसेज बना करके भेजें कि महाराज श्री की 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलने वाली इस प्रवचन श्रृंखला को मिस नहीं कीजिएगा, आप अवश्य इस प्रवचन श्रृंखला को सुनिएगा। बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच में बहुत सम्मान से उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी जैन IAS हमारे बीच हैं, राजेश जी जैन IAS हमारे बीच हैं, इंद्रजीत जी जैन और अनुभव जी सर्राफ कृपया पहुंचें और हमारे आगत अतिथियों का सम्मान करें। और आप भी करतल ध्वनि से इस सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित होइएगा। आपकी करतल ध्वनि लगातार अनवरत जारी रहना चाहिए। NC जैन साहब गुणायतन के कार्याध्यक्ष दिल्ली से हमारे बीच हैं, तो एक बार जोरदार, आपकी तालियां बड़ी कमजोर होती हैं, हाँ तालियां गूंजना चाहिए, चैनल के माध्यम से तालियां जाती हैं। हमारे बीच दिलीप जी गोधा इंदौर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं दिलीप जी गोधा, कृपया पधारें। और आपका भी सम्मान हमारे समस्त अतिथिगण यहाँ भोपाल स्थित जो हैं पदाधिकारीगण वो कर रहे हैं, आपकी तालियां अनवरत गूंजना चाहिए। बंधुओं, हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने महाराज श्री के इंदौर चातुर्मास में संपूर्ण भूमिका निभाई है, धन प्रभावना समिति के अध्यक्ष रहे हैं, 9 रत्नों में से रहे हैं, अशोक रानी जी दोषी हमारे बीच इंदौर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका सम्मान कर रहे हैं। साथ में महिला सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिल्पी अमित जैन, जो रानी जी दोषी का सम्मान करेंगे। शिल्पी जी यहां पर आ जाएं और आपकी तालियां अनवरत। बंधुओं, इतना ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, 9 रत्नों ने मिलकर के महाराज श्री का ऐतिहासिक चातुर्मास कराया और उसके अध्यक्ष अशोक रानी जी दोषी हमारे बीच हैं। आइएगा, इसी के साथ ही हम निवेदन कर रहे हैं पूज्य मुनिषी संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में आगे के संकट समाधान के इस सत्र को चलाने के लिए। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा, महाराज श्री के जयकारे के साथ निवेदन करता हूं। जब लोग पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये संकट समाधान इस पावन धरा से प्रारंभ अपन करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अपने बीच में संजीव जी जैन, पिंकू भैया कटनी यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग शादी की सालगिरह हो तो न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन गुरु भक्त होते हैं तो गुरु चरणों में ही आते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ऐसे परिवार के लिए। संजीव भाई अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छा में। आज हमारे वैवाहिक जीवन के 21 वर्ष पूर्ण होंगे। इन सालों में हमने अपने परिवार और उसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ा ली है कि कभी कभी ये ही हमारे संयम के पथ पर रुकावट सी लगती है। अंतरात्मा की सुने तो सारा ध्यान धर्म पर देना चाहिए, लेकिन फिर घर बच्चे अथवा उनसे जुड़े कर्तव्य याद आते हैं तो गुरुदेव कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि हम अपने कर्तव्यों के साथ साथ संयम के मार्ग पर चलें और कोई रुकावट ना आए। देखिए, बात सही है, धर्म की तरफ हमारा अंतर्मन जुड़ा है और जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन परिवार धर्म में बाधा बनता है ऐसा कहना ठीक नहीं।
आप गृहस्थ धर्म का पालन तो परिवार में रह करके ही कर सकते हैं, तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करिए। आराम से व्रती जीवन जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। जितना बन सके अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के साथ धर्म ध्यान पूर्वक आगे बढ़ो। आगे अपने बीच में महाराष्ट्र से पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दिल्ली से अपने बीच में संभव जी शिवानी जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम महाराष्ट्र में काफ़ी परिवार हमारा पूरा आपका वाणी सुनती है, आपके सकारात्मक विचार से काफ़ी प्रभावित है सब लोग। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो एग्ज़ाम रहती है उसके लिए एक अधिकारी के तौर पे आया हूँ। तो मुझे सौभाग्य मिला कि आपके दर्शनों का और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। महाराज जी, एक सवाल दरअसल मेरे और मेरे पत्नी के मन में हमारे विचारों के कारण कुछ हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में पंचकल्याण पूजाएं होती है, वहाँ पे सौधर्म, इंद्र, इंद्रानी, काफ़ी सारे पात्र होते हैं। उसके साथ साथ एक सुवर्ण सौभाग्यवती करके एक सवाल रहता है, उसमें उनको ही सम्मिलित किया जाता है जिनके पति के माता पिता जीवित हो, पत्नी के माता पिता जीवित हो और उनको बेटा ही हो। दरअसल मुझे 2 बेटियां हैं, तो क्या हमको भी ऐसे सौभाग्य का प्राप्त हो सकता है? देखिए, स्वर्ण सौभाग्यवती की बात आती है। अशोक भाई थोड़ा सामने आओ। ये स्वर्ण सौभाग्यवती, अखंड स्वर्ण सौभाग्यवती की बातें जो आजकल प्रतिष्ठाचार लोग करने लगे हैं, क्या किसी प्रतिष्ठा के शास्त्र में है कि एक परंपरा बना दी गई है? आपने तो सारे प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ा है और प्रतिष्ठा ग्रंथों का उपलब्ध संपूर्ण प्रतिष्ठा पाठों का मैंने भी विलोढ़न किया है। ये लोग साथ रहे, ये सब कहीं नहीं है। अब कतिपय प्रतिष्ठाचार्य लोग ऐसा बना दिए तो उससे बड़ी तकलीफें होती है, खासकर उन लोगों को जिनका बेटा नहीं है। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार तो इतने पात्र ही नहीं है, उसमें तो कारापक है मुख्य। आज महिमा मंडप पर कर दिया गया है, सौधर्मेंद्र की मूल भूमिका है, बाकी की भी भूमिका नहीं, पर ये व्यवस्थाएं बना दी गई। पर मैं सबसे कहूँगा कि इस बात को सुनकर मन में हीन भावना किंचित भी मत आने दे कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसे ही बेटा और बेटी के भेद की मानसिकता ने हमारा बंटाधार किया, लड़के और लड़की के बीच का लिंगानुपात बिगड़ा। इस तरह की बातों से और ज्यादा गड़बड़ होता है। अब बेटा हो या बेटी, पहली संतान बेटा ही होना चाहिए, ऐसा कहाँ विधान? ये तो कुछ भी हो सकता है, जो है संतान है। निस्संतान व्यक्ति को हम फिर भी अभागा कह सकते हैं, पर जिसकी संतान है वो कभी अभागा नहीं हो सकता। परिवार भरा पूरा हो, ये सौभाग्य का द्योतक माना जा सकता, और मैं निश्चित उसको भाग्यशाली मानूंगा जिनके माता पिता और सास ससुर दोनों जिंदा है और संतानवती है। लेकिन मांगलिक क्रियाओं को करने की अर्हता उनको ही हो, ये बात थोड़ी खटकती है। इसलिए हम तो अपने सामने कभी नहीं कराते। जहां कोई प्रतिष्ठाचार ऐसा कहे, वेदी शुद्धि मंत्र शुद्धि आदि के लिए बनाते हैं, लेकिन वेदी शुद्धि मंत्र शुद्धि में अनिवार्यता ऐसी बताई है क्या?
ये सब महिमा मंडन के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाने लगी है, लेकिन इनको लेकर ज्यादा सोचना मेरे ख्याल से औचित्यपूर्ण नहीं। अपने बीच में दिल्ली से संभव शिवानी जैन और साथ में ही क्रोएफिजा से जिनेश जी सिंगई अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में आज इंदौर से अपने बीच में अशोक रानी जी दोषी यहाँ पर उपस्थित, जो धर्म प्रभावन संघ, जैसा जी आपको बताया, अध्यक्ष भी हैं और बहुत अभूतपूर्व एक चातुर्मास संपन्न कराया, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं कर्मों में यकीन करने में बिलीव करता हूं, और अब मैंने सारे पांडित्य, मैंने इन दोनों बच्चों की सम्यक समृद्ध आज आए हैं, इनकी कोई पथरी नहीं बनवाई, मैंने उसमें विश्वास करना छोड़ दिया। महाराज जी, कैसे कोई दूर बैठा प्लेनेट मेरी भाग्य को चला सकता है? मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूं इस धरती पे। और जैन पद्धति के हिसाब से तो महाराज जी या तो कर्मों को मानोगे या नवग्रहों को माने आदमी। ओ देखो, इस विषय में मैंने अपना मंतव्य अनेक बार प्रकट किया। जहां तक ज्योतिष की बात है, जन्म कुंडली की बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन आज उसकी समझ गलत हो गई और आज की स्थिति से वो अप्रासंगिक बन गया। ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे लिए ग्रह नक्षत्र न हमारा बिगाड़ करते न सुधार करते, हमारा बिगाड़ सुधार हमारे कर्मों से होता है। लेकिन अपने कर्मों का आकलन हम ग्रह नक्षत्रों की दशा के आधार पर कर सकते हैं। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र है, ये ऊर्जा के पिंड है, ऊर्जा के स्रोत है, और ये नित्य गतिशील है। इनकी गति सुनिश्चित है। आज से 1 लाख वर्ष बाद का पंचांग आज बनाया जा सकता है। ये जब मूव होते हैं तो इससे पूरे ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। और ऐसा कहा जाता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में वही ब्रह्मांड में, हमारे शरीर के तत्व और ब्रह्मांड के तत्वों का जैसा समीकरण बनता है, हमारे जीवन में सारे संयोग वैसे बनते हैं। तो जब ये ग्रह नक्षत्र मूव होते हैं तो उससे हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होने लगता है, और शरीर के रसायनों के परिवर्तन से, मेरी बात सुने इधर, शरीर के रसायनों के परिवर्तन से कर्मों का रसायन बदल जाता है। आत्मा और कर्म का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक संबंध है। कर्मों का रसायन बदलने से हमारे भाव दशा बदल जाती है, तो उससे हमारे जीवन में शुभाशुभ घटित होता है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया और उस विज्ञान के आधार पर यह बता दिया कि ये ग्रह, ये नक्षत्र इस जगह पर होंगे तो उस समय जन्म लेने वाला व्यक्ति इस बात की प्रधानता से जुड़ा होगा, उसके जीवन में इस बात की प्रमुखता होगी, ऐसा उसका लक्षण होगा। तो एक होरास्कोप बना लिया जिसको गोचर कहते हैं, और उसके आधार पर उन सब की विवेचना की जाने लगी। तो वह एक व्यवस्था थी, लेकिन आज लोग लकीर के फकीर बन गए और उसकी फिर ये सोचने लगे कि ग्रह नक्षत्र हमारा बिगाड़ सुधार कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र हमारा कोई भी बिगाड़ सुधार नहीं करते, वो हमें क्या पेरेंगे, वो खुद पीड़ित है। हम आप तो निश्चिंता से बैठे, वो तो नित्य गति वाले हैं, वो नित्य चल रहे, एक पल के लिए भी ठहरना संभव नहीं है। और आज के समय में जहाँ तक ज्योतिष की बात है, अब तो आपका न जन्म का समय नैसर्गिक रहा, न जन्म स्थान नैसर्गिक रहा, तो कुंडली नैसर्गिक कहाँ रहेगी। यहाँ जन्म ले रहा है 200 किलोमीटर दूर से आकर। आजकल जन्म पत्री पहले बनती है, बच्चा बाद में जन्मता है ना। आजकल तो कई लोगों का पूरा सब कुंडली बनाकर जन्म देते हैं, सीजर होता है, इसलिए वो अप्रासंगिक है। आप जो कर रहे हैं मेरे राय में ठीक। अपने बीच में इंदौर से धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अशोक रानी दोषी इंदौर यहाँ पर उपस्थित है, और साथ में ही शिरोमणि संरक्षक दिलीप जी गोदा, वो भी चातुर्मास में बहुत एक्टिव रहे। ऐसे दोनों महानुभाव एक एक प्रश्न कर रहे हैं।
एक मिनट महाराज जी, ये दोनों सम्यक समृद्ध, महाराज जी ये सम्यक समृद्ध एक छोटी सी कविता आपके लिए। अब अभी नहीं, आशीर्वाद। ओ इसके बाद बोलो आप। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सतसत वंदन, क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री एक निवेदन है छोटा सा कि अभी भारतवर्ष में 2-3 घटनाएं हो गई, जैसे बॉम्बे में हुई, कुछ जबलपुर में हुई, कुछ नीमच में हुई है। तो मेरा निवेदन ये है कि कुछ जैसे भारतवर्षीय कमेटियां जो तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी महासमिति, कल जैन साहब ने भी उठाया था यही प्रश्न, तो सबको बुलाकर एक बार उनसे आपके सानिध्य में मीटिंग हो और इस समस्याओं का कोई परमानेंटली समाधान हो तो बहुत अच्छा है महाराज श्री, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि बात सब जगह करते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा कोई छोटी मोटी कमेटी आंदोलन कर लेती है, उससे कुछ होता नहीं है। एक बात होना चाहिए सब जगह से मिलके, पूरे भारत से, तो कुछ ठोस निर्णय हो सकता है इन चीज़ों पे। क्योंकि आए दिन अभी पिछले हफ्ते में 2-3 घटनाएं हो गई, उसमें मेरा निवेदन है कि आपके सानिध्य में कुछ इस तरह का काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक महाराज श्री, पूरे अब क्रिकेट की बात कर लेता हूँ मैं। हाँ। कि पूरे क्रिकेट का विश्व महाकुंभ अभी भारत में चल रहा है IPL के अंदर। उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है महाराज श्री कि जो बॉलर एक बॉल फेंकता है उसमें एक डार्ट बॉल होती है, डार्ट बॉल होती है जिसके ऊपर कोई रन नहीं बनता है, उसके ऊपर कोई रन नहीं बनता है, एक डार्ट बॉल कहलाती है। तो वाइड बॉल, वाइड नहीं, डार्ट बॉल कहते हैं, डार्ट बॉल बॉल, कहते हैं। हाँ। तो उसके ऊपर कोई रन नहीं बनता है। तो उसी संदर्भ में, लेकिन उसमें एक सबसे अच्छी करी उन्होंने एक चीज कि जब वो कोई डार्ट बॉल फेंकी जाती है तो उसके सामने वो पौधे लगाएंगे पूरे भारतवर्ष में, 500 पौधे, 50 पौधे, 100-200 पौधे, ऐसा उन्होंने क्रिकेट वालों ने एक आयोजन किया है। तो मेरा उसी में निवेदन ये है कि अपने शंका समाधान में भी जो शंका समाधान करते हैं या जो प्रश्न पूछते हैं उनसे कम से कम 5 पौधे या 11 पौधे सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से अपन भारत के पर्यावरण को ठीक करने में अपन बहुत सहयोग करेंगे। क्योंकि क्रिकेट का महाकुंभ तो हमारे 1 महीने होता है, अपना तो 12 महीने हमेशा चलता है, 365 दिन शंका समाधान। तो निश्चित रूप से अगर 5 पौधों का भी आप संकल्प दिलवाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा और पर्यावरण में अपन एक अनुकूलता लाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत अच्छी बात है। आपके प्रश्न नहीं प्रस्ताव है, प्रश्न भी दोनों प्रस्ताव, अभी प्रश्न बाकी है। चलिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन सब का जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने बहुत सक्रियता और तत्परता से पूरे इंदौर के चातुर्मास और प्रवास को सफल बनाया है और अभी भी एक बड़े अभियान में लगे हैं। आज कुछ विशेष लक्ष्य लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में ये कोई बड़ी खबर लेकर यहाँ उपस्थित होंगे और आप सबको एक खुशी का संदेश देंगे। आपने जो भाव रखा कि इस तरह की दुर्घटनाओं के घटने से जो नुकसान होता है उसके लिए एक सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारी समाज का कि हमारे समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वे आपस में पूरी तरह से समन्वित नहीं हो पाती और सब कोई अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। हमें इन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और लोगों को ऐसा कोई भी प्रसंग आए जो हमारे समाज के व्यापक हितों के लिए बाधा पहुंचाने वाले हैं, उनका सबको मिलजुल कर एक स्वर में प्रतिवाद करना चाहिए। और ये प्रतिवाद तो बात की बात है, ऐसी स्थितियां कभी निर्मित ना हो उसे हमें पहले सुनिश्चित करना चाहिए। हम लोग कई बार आज भी देखते हैं कि हम लोग खुद अपनी ओर से लापरवाही कर देते हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहते, नतीजा सब गड़बड़ होता। आज भी कई साधुओं के विहार होते हैं और विहार करने वाले लोग प्रशासन को पूर्व सूचना भी नहीं देते, बाद में हल्ला करते हैं। तो हमें इसके लिए सामाजिक स्तर पर जो करे सो करे ही, उसके लिए भी विचार किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक विचार ये कि इनके लिए एक वर्कशॉप हो और भले ऑनलाइन हो और सब समाज के प्रमुखों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम अपने समाज के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मुनि संघों की, सांस्कृतिक धरोहरों के साथ मुनि संघों की सुरक्षा कैसे करें। एक सबसे पहला अभियान चलना चाहिए हमारे सारे धार्मिक, सामाजिक और पारमार्थिक संस्थाओं के दस्तावेजों के
सुदृढ़ीकरण का, उनको डिजिटलाइज करने का उपक्रम करना चाहिए। हमारे सारे दस्तावेज पक्के और पुख्ते हों। आज भी कई मंदिरों और कई धार्मिक संस्थानों के लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। पुराने पुरखों के हाथ में उनके दस्तावेज थे, वो वर्षों से वहाँ के अध्यक्ष बने रहे, वो चले गए, उनके बाल बच्चों ने पता नहीं रखा या रद्दी में बेच दिया। नहीं है, इन्हें तैयार कराना चाहिए और उसके लिए एक सेल बनना चाहिए जो राजस्व के नियमों को जानने वाले लोगों का हो और उसमें कानूनविद भी हो, और वे उस सेल पर एक पोर्टल बना लिया जाए, उस पर ऑनलाइन अपने आप सबको परामर्श दिया जा सके। आजकल तो टेक्नोलॉजी की मदद से एक पल में सारी चीज़ें हो सकती है, और एक अभियान चलाया जाए कि हर समाज के लोग अपने दस्तावेजों को ठीक करें, कहीं किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन ना हो, और जो भी हमारे धर्मायतन किसी भी प्रकार के कानूनी बाधाओं की जद में है तो उसके पहले से अल्टरनेट कोई हम ढूंढ कर रखें, ताकि किसी प्रकार के अनपेक्षित अदालती आदेश के आने पर हमें किसी दुखद घटना का शिकार न बनना पड़े। ये काम हमें अभी तत्परता से करना चाहिए। फिर और लोगों के बीच में एक कार्यशाला इस तरीके की होनी चाहिए, वर्कशॉप इस तरीके का होना चाहिए, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सके और अपनी सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित भी कर सके। ये काम करना चाहिए। मुनि संघों के विहार आदि कराने में भी आवश्यक और अपेक्षित सावधानियां हम सबको रखना चाहिए। ये सब कार्य करें तो बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। आपका दूसरा प्रस्ताव भी बहुत स्वागत योग्य है, वो ये है कि बिल्कुल लोग पेड़ लगाए, और मैं तो कही सकता हूँ कंपल्सरी करना तो मुझे थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे भी हमारे सवाल में आते हैं जो ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रेरणाएं बहुत अच्छी है कि जो भी लोग आए रोज अपने जीवन काल में हर व्यक्ति, जितने लोग सुन रहे हैं, प्रश्न करने वाले तक सीमित क्यों रखो, प्रश्न तो 10-15 ही करते हैं, सुनने वाले लाखों में हैं, तो हर व्यक्ति यदि साल में 5 पेड़ भी लगा ले, 5 ज़्यादा है तो 2 पेड़ भी लगा दे, तो अगर 10-15 लाख श्रोता है नियमित, तो 25-30 लाख पेड़ तो आराम से लग ही सकते हैं। ये प्रावधान हो, और आप तो लगा ही रहे हो, पहले भी लगा रहे हो, इस साल थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देना। अब प्रश्न दिलीप जी, अच्छा अभी प्रश्न बाकी है, चलो कर लो। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि एक बूंद जल से प्यास नहीं बुझती। हाँ महाराज जी, एक बूंद जल से प्यास नहीं बुझती, एक अन्न के दाने से भूख शांत नहीं होती है, एक छेनी के प्रहार से प्रतिमा का निर्माण नहीं होता है, एक कदम चलने से मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन इसके विपरीत जब जीवन भर के संबंधों या जो प्रतिष्ठा अर्जित की है जीवन भर, एक गलत कदम से वो प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। जीवन भर के संबंधों में एक बार शक के दायरे में आते हैं तो उनमें कटुता आ जाती है। दूध में फटे हुए पात्र में एक बूंद अगर कोई गलत चीज़ गिर जाती है तो दूध फट जाता है। एक रन से मैच भी हार जाते हैं महाराज श्री। तो सम्यक के निर्माण में महाराज श्री एक बार ही और एक बार भी, तो एक जो सम्यक के विध्वंस निर्माण में एक बार ही बहुत कमजोर पड़ता है, क्योंकि धर्म जो संस्कार एक बार के धर्म अध्ययन से संस्कार भी नहीं मिलते, लेकिन सम्यक के विध्वंस में महाराज श्री एक बार बहुत भारी पड़ता है। तो यह सम्यक के ये दोनों एक बार और एक बार में इन दोनों के साथ निभाते हुए जीवन कैसे जिए महाराज श्री? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सही है कि कोई भी सृजन एक बार में नहीं होता, लेकिन विध्वंस एक वार में हो जाता है। एक आघात पर्याप्त है। इसलिए हमेशा समझिए, सृजन कठिन है, विध्वंस नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए तो केवल फिसलना ही पर्याप्त है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है, नीचे लाने के लिए तो ढोलना ही पर्याप्त है। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। हम इसकी दुर्लभता को समझें और उसके अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करें, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। इसलिए अगर हमने कोई भी सृजन या निर्माण किया है
तो ये समझे ये कोई क्रिया नहीं, ये श्रम की परिणति है, ये हमारे पसीने का प्रमाण है। उसे हम सहेजे, संभाले, विध्वंस से अपने आप को बचाए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से अपने आप को दूर रखें। नमस्ते। अपने बीच में दिल्ली से गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में राजेश जी IAS तैयार रहेंगे। मुनिवर, आज बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि आज गुणायतन परिवार और विद्यासागर इंस्टीट्यूट ने मिलकर जो कई दिन से सोच चल रही थी उसका एक बीड़ा उठाया है कि यहाँ हॉस्टल का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें करीब 150 से 200 बच्चे 6ठी 7वीं 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। 6ठी 7वीं के बच्चों को अलग रखा जाएगा, 11वीं 12वीं के बच्चे और CA फाउंडेशन के बच्चों को अलग रखा जाएगा। उनके लिए स्कूल का भी निर्धारण, जो सबसे बेस्ट स्कूल भोपाल का है स्कूल, उसका निर्धारण किया है, उसका चयन किया गया है। और CA फाउंडेशन में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट जो चलाती हैं उसमें हम उनको ट्रेनिंग देंगे। खुशी की बात है कि उन बच्चों को पूरे धार्मिक संस्कारों के साथ उनका यहाँ चयन किया गया। और चयन जो प्रक्रिया थी 2000 बच्चों में से करीब 150-180 बच्चों का चयन किया गया है। इसी से दर्शाता है कि हम स्टैंडर्ड्स में हम कहीं भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और गुणायतन परिवार इसमें पूरा सहयोगी है। किसी भी बच्चे पे किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। और हम साधुवाद देते हैं विद्यासागर इंस्टीट्यूट के श्रीमान सुरेश जी, राजेश जी और पूरी इनकी जो ट्रस्ट कमेटी है कि उन्होंने आपके आशीर्वाद को और आपके सुझाव को तुरंत माना और गुणायतन परिवार इसमें आगे आया। और हम चाहते हैं कि जैसा इंदौर के चातुर्मास में घोषणा हुई है वो परिकल्प हमें पूरा करना है। जैसा आपने कहा था कि एक ही वर्ष में 5 जगह हमें हॉस्टल और ये स्कूलें चालू करनी है, तो उसी संदर्भ में आज भाई अशोक जी और दिलीप जी भी इंदौर से पधारे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इंदौर में भी प्रारंभ किया जाएगा। कह रहे कि एक आध हफ्ते में ही ये प्रक्रिया शायद शुरू हो जाएगी। तो मुनिवर, ये जो आपने कई बार से कहा कि मंदिर बहुत बन गए, गुणायतन का पंचकल्याण हो जाएगा, अब समाज के उत्थान और बच्चों के जीवन निर्माण का काम होना चाहिए, वो निर्माण कार्य आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हो रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें इस बारे में मिलता रहे ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सके, दिनों दिन रात आगे बढ़ा सके। और एक ऐसा समय आए जब लोग फोन करके सिफारिश करके खोजते रहे कि हमारे बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में दाखिला कराना, ऐसी स्थिति में हम इस इंस्टीट्यूट को लाना चाहते हैं। इसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए मुनि महाराज। नमस्कार। राजेश जी। हाँ, नमोस्तु भगवान। मुनि संघ के चरणों में सत बंधन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जो आपकी सोच थी उसने आज मूर्त रूप लिया है। वैसे भी ये निश्चित है गुरुदेव कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और इस समय में वही समाज, वही जाति प्रगति करेगी जो अपनी पीढ़ी को और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको आधुनिक ज्ञान से जोड़े, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे विधि हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए आपने जो बीड़ा उठाया गुरुदेव, आचार्य विद्यासागर प्रबंध संस्थान की स्थापना इसीलिए हुई थी कि यहाँ पर समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और इस स्तर की शिक्षा मिले कि वो राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे अपना नाम रोशन कर सकें। और आज उस परिकल्पना ने मूर्त रूप लिया है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 11, कक्षा 12 कॉमर्स एवं CA फाउंडेशन की कक्षाएं यहाँ प्रारंभ होंगी
लगभग 1500 बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें से 180 बच्चों का चयन हुआ है। निश्चित रूप से कठिन था और पूरी पारदर्शिता के साथ गुरुदेव वो चयन हुआ है। और अभी ऑनलाइन क्लासेज हमने 12वीं की शुरुआत हो गई है। 1 जून से कक्षा 6 और 7 के बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। 1 मई से 11वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। और गुरुदेव हम चाहेंगे, अभी हम दूसरे स्कूलों के साथ उनको शिक्षा दिलवा रहे हैं, निकट भविष्य में हमारा अपना एक बृहद स्कूल यहाँ पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का हो। और ना केवल स्कूल बल्कि फ्रॉम प्राइमरी से हम पीजी तक की शिक्षाएं यहाँ पर, उच्च स्तर की शिक्षाएं यहाँ पर प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। गुणायतन ने जो भी हमने पूरा, गुणायतन ने तत्काल उसकी प्रतिपूर्ति की गुरुदेव। और निश्चित रूप से जो आपने सोचा था उसको आगे तक ले जाने में हम सब सफल होंगे। देखिए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना 1995 के चातुर्मास में हुई थी। उस समय सुरेश जी की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही और तब से अब तक आज भी वह इसी सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा उस समय मनोभाव था कि यहाँ केजी टू पीजी तक का एक शिक्षण संस्थान खुले। महेंद्र जी सूत वाले ने इसमें उदारतापूर्वक अपनी ओर से भूमि प्रदान की और बैनाड़ा परिवार से रतन लाल जी, मदन लाल जी बैनाड़ा ने यहाँ बड़ी राशि उस समय प्रारंभिक रूप में दी थी और तब से इसकी शुरुआत हुई। बहुत प्रसन्नता है कि एक मैनेजमेंट कॉलेज यहाँ तब से चल रहा है, अब भी चल रहा है और उसका अपना पहचान, अपना नाम है और अपनी पहचान है। मेरे मन में जब बात आई यहाँ आए तो बात थी कि बच्चों के लिए हम कुछ अच्छा कार्य करें और बहुत प्रसन्नता है कि वो गुरुकुलम की शुरुआत हुई। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, आज विद्यासागर संस्थान हो या विद्या प्रमाण गुरुकुलम, सब एक ही है। कहने को ये अलग अलग संस्था है पर सब एक है, क्योंकि ये जितने हैं वे सब गुणायतन के ट्रस्टी हैं और 1-2 नहीं है, वो भी हमारी तरफ से मानद ट्रस्टी हैं। उनको चाहे जब बना लो तो बन जाएंगे, इसलिए सोचने की कोई बात नहीं। ये अपनी ही चीज़ है और सबको ये समझना है कि हमें इसे आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है अब इसे पूरा करें और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये भारत के एक श्रेष्ठतम संस्थान के रूप में पहचान बनाए, यही हमारा प्रयास है। और आज अपने बीच में मैं देख रहा हूँ विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए और महाराष्ट्र की तरह से काले परिवार से सुमेर जी काले IRS यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व GST कमिश्नर भी रहे और अभी सेल टच में ट्रिब्यूनल में आप मेंबर वहाँ पर हैं। नासिक महाराष्ट्र से अनेक मांडी तुंगी हो चाहे गजपंता हो, वहाँ पर सुमेर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और संस्थाओं से जुड़े हैं। साथ में इनके भाई अपने बीच में महेंद्र जी काले, वे भी नासिक में जो है बहुत ही अच्छा उनका रहा और उन्होंने भी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है और नेता के पद पर रहते हुए भी इन्होंने उसका सदुपयोग किया और अनेक कार्य जैन धर्म के और जैन संस्थाओं के लिए उनके जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा यहाँ की कमेटी, राजेश जी IAS, सुरेश जी IAS, वे उनका स्वागत, इंद्रजीत जी उपाध्यक्ष इस संस्थान के, वे वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। और सुमेर भैया और अपने बीच में महेंद्र जी काले परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। साथ में काले परिवार से और भी जो यहाँ पर हैं, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, सभी आज पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वे उनके साथ में हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त संघ के गुरुदेव के प्रति नमोस्तु इच्छा में व्यक्त करते हुए, गुरुदेव मैं मांगी तुंगी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ, पुराने क्षेत्र के। लेकिन एक समस्या में हम अभी फंसे हुए गुरुदेव कि महाराष्ट्र, पूरे भारत सरकार ने कई क्षेत्रों पर रोपवे का काम किया है। 9 क्षेत्रों पर गडकरी साहब ने रोपवे लगाने का भारत सरकार की तरफ से काम हो रहा है और मांगी तुंगी का भी सर्वे हुआ है। लेकिन
मुझे बहुत से प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि आपने क्षेत्र पे रोपवे नहीं लगाना चाहिए, रोपवे आने से क्षेत्र की पवित्रता को कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है गुरुदेव, कुछ बुजुर्ग हो, दिव्यांग लोग हो, ऐसे श्रद्धालु लोग हैं जो ऊपर आज ऐसी स्थिति है गुरुदेव, जहाँ तक गाड़ी जाते हैं वहाँ तक के लोग जाते हैं, ऊपर अपने बहुत अच्छी केव जो है वहाँ पे कोई जाता नहीं है। नमस्ते। एक बार काले साहब का जोरदार अभिनंदन। नमस्ते। आपने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं समझता हूँ इसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए गुरुदेव, और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की जगह व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहिए। दोनों पहलू है, इसकी ज़रूरतें भी दिखती है और इसके दुष्परिणाम भी दिखते हैं। मैं यदि अभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहूँगा तो आप जैसे लोगों को दुविधा आ जाए। आप अलग से बात कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, और हमें वही करना है जो हमारे धर्म, संस्कृति और समाज के व्यापक हितों की रक्षा। नमस्ते। नमस्ते। महेंद्र जी काले और अपने बीच में गौतम जैन एवं रुचिल जैन अटलांटिका यूएसए से अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करेंगे। और प्रमाणित समूह के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अमित शिल्पी उनारसी परिवार गुणायतन ट्रस्टी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। हाँ, गौतम जी और रुचिल जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी 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 छुल्लक जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम युवा लोग बाह्य परिस्थितियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, तो और मन दुखी हो जाता है और विचलित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या विचार में लाएं और ऐसे क्या कार्य करें कि मन शांत हो सके? और देखो, मैं तो कहूँगा तुम लोग थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ो, भावना योग नियमित करो ताकि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, है ना। चलो नमस्ते महाराज। अपने बीच में महावीर माणिचंद जी शेट्टी औरंगाबाद से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। उसके बाद में तैयार रहेंगे राजस्थान जयपुर की तरह से सुशील जी पहाड़िया, जिन्होंने ऐतिहासिक चातुर्मास जयपुर का संपन्न कराया। ऐसे सुशील जी पहाड़ी तैयार। गुरुवार त्रिवार नमस्तु, मुनिजन नमस्तु, शुल्लक जी इच्छामी। मैं आज धन्य हो गया गुरुदेव, मेरा आते ही आपके मुझे आशीर्वाद मिले। मैं औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से हूँ और हमारे कौर साहब विकास जी दुबई, उन्होंने मुझे आज खास बुलाया और उसी के वजह से भी मेरे आज आपके दर्शन हुए गुरुदेव। तो मेरा एक प्रश्न ऐसा है, मैं औरंगाबाद में जो दिगंबर जैन समाज 3000 फैमिलीज है, जहाँ पर हम गए 25 साल से मैं एक पीयू जैन विद्यालय जो हर कास्ट के बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें कोई फीस नहीं है, और समाज ने एक बहुत बड़ा हमको ये सपोर्ट दिया, जिससे आज बिल्डिंग बन के उसमें 1000 बच्चे हैं और पूरे टीचर दिगंबर जैन हैं टोटली, और सभी स्टाफ दिगंबर जैन है, कोई दूसरा नहीं है उसमें। हर बच्चे से डेली प्रेयर में वहाँ पर हम मेरी भावना नमोकार मंत्र हर बच्चों को आता है। और इसमें ये होते हुए हमारी बहुत दिन से इच्छा है कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल औरंगाबाद में हो, क्योंकि आज अपने समाज के लोग हमारे स्कूल जो है, तो इसमें हमारा आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद। बिल्कुल, ये मार्गदर्शन कमरे में ले लेना। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा। नमस्ते गुरु, नमस्ते। हाँ, अपने बीच में जयपुर से सुशील जी पहाड़िया परिवार के साथ में, और साथ में ब्रह्मचारी डीसी जैन साहब जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा सुरेश जी आईएएस और राजेश जी आईएएस यहीं पर आकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और इंद्रजीत जी उपाध्यक्ष से प्रबंध संस्थान, वे भी आ जाएंगे। हाँ सुशील भी अपनी बात बोले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न एक मुनि महाराज जी का ही है। उनका पूछना ये था कि जब सब कुछ निश्चित है कि आने वाले समय में, जब सब कुछ निश्चित है कि आने वाले समय में कौन तीर्थंकर बनेगा, कौन नारायण, कौन प्रतिनारायण, या किसी सबके सब भाव जब फिक्स ही हैं, तो मैंने उसको प्रश्न को छोटा कर दिया। तो फिर पुरुषार्थ का महत्व क्या? बिल्कुल सब फिक्स है तो प्रश्न करने का भी औचित्य ही क्या है। आपका प्रश्न करना भी फिक्स है और मेरा उत्तर देना भी फिक्स है। आपको पूछना भी फिक्स है, मुझे समझाना भी फिक्स है। आपका न समझना फिक्स है और मेरे समझाने का असफल प्रयत्न करना भी फिक्स है। फिर एक ही बात है, एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है, सब फिक्स है। जैन धर्म में ऐसी किसी विचारधारा को मान्यता नहीं दी गई। अमुक स्थूल पर्याय फिक्स हो सकती है पर सब कुछ फिक्स वाली बात नहीं है। अवसर रहे तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की अपेक्षा है। जैन धर्म में ये नहीं कहा कि जो होना है सो निश्चित है। जैन दर्शन कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। ये गूढ़ दार्शनिक बात है। कभी समय हो तब पर्याप्त विवेचन हो। नमोस्तु नमोस्तु। डिसीजन सर हो गया। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार इन सब महानुभाव के लिए। और अपने बीच में सुरेश जी IAS, यहाँ के फाउंडर, वे हाँ परम पूज्य गुरुदेव, सभी साधुओं के चरणों में सत वंदन, अभिनंदन। आज बड़ा प्रसन्नता का अवसर है कि जब यह संस्था नया इतिहास लिख रही है। गुरुदेव ने जब 95 में इस संस्था का शिलान्यास किया था, बरसते पानी में गुरुदेव को स्मरण होगा। हम लोगों ने पास ही इसका शिलान्यास किया था। उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था। लौटते समय इतना पानी गिर गया कि मैं पैदल भी अपनी कार तक वापस नहीं लौट सका। कोई सज्जन मेरे को गोद में लेकर के आए और आज इतनी बड़ी संस्था, और आज के दिन गुरुदेव ने इस संस्था को जो नए पंख दिए हैं, जो एक नई गति दिए हैं, उसके लिए एज फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन गुरुदेव के चरणों में मैं सत वंदन करता हूँ। आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है कि जब ये उपलब्धि, आज मैं 80 वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ। 5 साल से गुरुदेव से सतत चर्चा चल रही थी। मैं थोड़ा सा चाहता था गुरुदेव से जल्दी करें, लेकिन गुरुदेव हमेशा आश्वस्त करते थे जो आपकी लक्ष्य डेट होगी उसके पहले हो जाएगा। गुरुदेव आपने निर्धारित तिथि के पहले ही यह कार्य करा दिया है। इसके लिए हम ऑल द ट्रस्टीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आप सबको सत प्रणाम करते हैं। और ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब आपका ट्रस्ट बन रहा था तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस गुणायतन को आकाश की सीमा तक उठा दिया है। हम उनको भी साधुवाद देते हैं। उनको भी हमारे नैनागिरी में विराजे भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको, ये नैनागिरी में जब थे पार्श्वनाथ तब चलते थे, आपके यहाँ जब गए तब वो मोक्ष पधार गए। तो चलते फिरते पार्श्वनाथ से हम बहुत कुछ चीज़ें ले सकते हैं। गुरुदेव आपको भी उसकी वहाँ से प्राप्तियाँ हुई हैं। आपके आचार्य श्री विद्यासागर जी तो जब आए थे वो 3 मूर्तियाँ थीं,
जब वहाँ से आया तो 45 हो गए थे महाराज। 10 साल में 15 गुनी प्रगति हुई थी। जो वृक्षारोपण की बात आपने गुरुदेव कही है, हमारे विनोद कुमार जी DFO यहाँ विराजमान हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद हर साल 1000 पेड़ वहाँ लगाते हैं। और महाराज जी जो भी साधु वहाँ रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने हर साल 1000 पेड़ लगाए हैं। सभी साधुओं के नाम उन पेड़ों के सामने अंकित हैं और सभी सुरक्षित हैं। अभी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गए थे, उन्हें भी हमें मिस्टर जैन ने उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और हमें 35 लाख रुपए दिया और उससे और नया प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार हमारी मदद कर रही है, भारत सरकार मदद कर रही है। अब केवल प्रार्थना आपसे है कि कभी चलते फिरते नैनागिरी पधारें और मेरे शेष जीवन में पधारें तो बड़ी कृपा हो। बहुत बढ़िया। एक बार सुरेश जी का जोरदार अभिनंदन। 80 की उम्र में भी 18 जैसे युवा की झलक इनमें दिख रही है। जोरदार अभिनंदन। चलिए आगे। और भावना योग जिसका अभी आप देख रहे हैं, उसके ऊपर प्रवचन श्रृंखला भी चल रही है, उसका अनुभव लेकर आपके सामने आ रहे हैं रितेश जी चौधरी बाबई, और तैयार रहेंगे उसके बाद में आज बेंगलोर ज्ञानोदय से अपने बीच में स्वराज जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, समय कम बचा है। फास्ट में नमोस्तु नहीं बोले। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं अभी लास्ट 1 मंथ से भावना योग कर रहा हूँ, तो महाराज जी भावना योग से मेरे को जो फायदे मिल रहे हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि भावना योग जैसे महाराज जी इस पंचम काल में बोला जाता है कि स्वाध्याय परम तपः, ऐसे ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भावना योग परम दवा। मतलब आज की डेट में मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से जो दवा अगर बेस्ट है तो वो इस समय भावना योग चल रहा है। अब मेरा महाराज जी भावना योग करने से मेरे को ये फर्क पड़ा कि महाराज जी मेरे को क्रोध करने में आलस आने लगा है, ठीक है, और अहंकार तो महाराज जी, हाँ अहंकार में इतनी कमी आ गई है महाराज जी। क्या मैं ना अपने जूनियर्सों को भी टीम में रहता है तो कुछ बोलते हैं कोई छुट्टी मांग रहा है, हाँ भाई ठीक है जा, नहीं तो पहले लोग सोचते थे कि बात करें कि नहीं करें, अहंकार आ जाता था कुछ भी चीज़ का। तो महाराज जी अब तो मेरे को गाड़ी चला रहा हूँ महाराज जी, कोई ओवरटेक करता था तो पहले गुस्से में गाली निकल जाती थी या कुछ हो जाता था, अब तो मैं बोलता चल पहले ही साइड दे देता हूँ यार भाई। मतलब हर चीज़ में सब्जी वाले से बार्गेनिंग करने में अहंकार नहीं है, कुछ भी चीज़ में महाराज जी। तो भावना योग में बच्चा कोई गलती कर देता महाराज जी, कोई नुकसान हो गया, वाइफ बोलती इसको डांटो तो बोल देता यार को नुकसान हो गया तो जान दो, समझा दो प्यार से महाराज जी। तो चलो ठीक है, ये बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। हाँ। पर बाजू में खड़ी धर्मपत्नी से कहूंगा इसका गलत फायदा मत उठाना। चलो आगे। तो महाराज जी मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि कुछ भी चीज हो तुम लोग भी करने लगो तो सब फायदे में रहोगे। हाँ महाराज जी, अब ये है कि मैं तो नहीं कर रहा क्रोध, लेकिन वाइफ से भी बोलो कि वो भी मेरे को कृपा कर रहे हैं महाराज जी। चलो आगे नेक्स्ट। बेंगलोर से अपने बीच में ज्ञानोदय बेंगलोर से स्वराज जी जैन अपना प्रश्न करें। और इस समय रात में इंद्रजीत जी उपाध्यक्ष यहाँ के तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार ज्ञानोदय बेंगलोर परिवार, सवाल जल्दी करो। सारे नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो हम दान करते हैं तो अगर ऐसी जगह दान कर रहे हैं जहाँ पे दान का उचित उपयोग नहीं हो रहा है या उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ दान देना उचित है क्या? आपको खुद ही दिख रहा है कि उचित उपयोग नहीं, तो उचित मैं कैसे कहूँगा, देख के दो। चलिए बंधुओं, जैसा आप सबको बताया गया है कि अभी प्रवचन की एक नई श्रृंखला प्रवचन तो मुझे कुछ भी करना ही है। अभी बात ही बात में आई कि क्या करे, क्या विषय ले, तो हमने कहा आज से हद तक पहले भी हो गया, तब ऐसा करो कि एक एक अक्षर पर लंबे समय तक चलो। तो भैया जी ने जो व्यवस्था अभी बताई, मुझे लगता है लगभग 33 में 30 और 12 42 प्रवचन के विषय हैं, 42-43, तो एक एक पर अगर 10 का एवरेज लेते हैं तो 400 हो जाते हैं। ये निरंतर चलेंगे। हम विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों के माध्यम से अपने जीवन को कोई सार्थक संदेश दे सके, ये प्रयास है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है, अभी जो प्रवचन का क्रम चल रहा है, ये पूरी तरह से एक प्रयोगात्मक प्रवचन है। आप सब स्वयं सुने और लोगों को प्रेरित करें ताकि जीवन में हम नकारात्मकताओं से बच सके। ये पूरे श्रृंखला का नाम ही है
नकारात्मकता का हल भावना योग। भावना योग सब नकारात्मकताओं को दूर कर सकता है। हम उसे अपनाएं, आत्मसात करें और आगे बढ़ें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम पूज मुनि श्री छठ प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।